Hello, bankers. Welcome back to Short Increment. Let us start our series of previous year questions of May 2023 of the book of Indian Economy and Indian Financial System. Let us look at our first question. The Foreign Exchange Regulation Act was replaced by the dash in India. जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था वो कौन से एक्ट के द्वारा रिप्लेस किया गया था? ऑप्शंस आर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एक्ट, Foreign Exchange Finances Act, Foreign Exchange Funds Act, and Foreign Exchange Management Act. The correct answer for this question is Foreign Exchange Management Act 1999. So let us read some theory about it. Foreign Exchange Management Act 1999 came into force by an act of parliament. It was enacted on 29 December 1999. FEMA 99 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 एक एक्ट पास किया गया था और इसे इनेक्ट किया गया था 29 दिसंबर 1999 में। This new act is in consonance with the framework of the World Trade Organization. It also paved the way for the Prevention of Money Laundering Act 2002, which came into effect from July 1, 2005. ये नया एक्ट WTO के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया गया था और इसी एक्ट ने एक दूसरे एक्ट की भूमिका रखी और वो एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो कि जुलाई 1, 2005 को इफेक्ट में आया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कौन से एक्ट के द्वारा रिप्लेस किया था? आंसर इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is, dash is an arrangement for financing a company business against invoices raised on its buyers and in which the dash is responsible for credit control, sales ledger administration and collection. Now what question is asking? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर इनवॉइसेस के अगेंस्ट कंपनी को फाइनेंस किया जाता है एंड इसी प्रोसेस के अंदर उस कंपनी के क्रेडिट कंट्रोल को भी, सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन को और कलेक्शन को भी, ये सब प्रोसेस को एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर कंपनी हैंडल करती है, उसे क्या कहा जाता है? सो द ऑप्शंस गिवन आर forfeiting and forfeiter, 3 and factor, 3rd is arbitrating and arbitrator, and 4th is none of these. So the correct answer for this question is factoring and factor. Here we can see factoring is an arrangement for financing a company's business against invoices raised on its buyers and in which the factor is responsible for credit control, सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन। फैक्टरिंग एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक कंपनी को फाइनेंस किया जाता है अगेंस्ट उनके इनवॉइसेस के, और एक ऐसा पर्सन और ऐसा कंपनी जो उस पर्टिकुलर कंपनी का क्रेडिट कंट्रोल, सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन को संभालती है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फैक्टरिंग एंड फैक्टर। Let us read some explanation regarding this. So here you can see the flow chart, how this process of factoring arrangement works. Let us read this. थोड़ा इस फैक्टरिंग के प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक कस्टमर है, ये कंपनी से गुड्स खरीदता है क्रेडिट्स पर, और उस क्रेडिट्स के जो भी रिसीवेबल्स हैं, जो भी इनवॉइसेस हैं, वो कंपनी फैक्टर को शो करती है और फैक्टर 85% ऑफ दिस अमाउंट कंपनी को पे कर देता है। एंड अब फैक्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कस्टमर से जो भी अमाउंट है, जो क्रेडिट पे कंपनी से उसने सामान लिया था, उस अमाउंट को कलेक्ट करे। देन जो कस्टमर है वो फैक्टर को पे करता है एंड फैक्टर आफ्टर डिडक्टिंग देयर चार्जेस, जो भी मैनेजमेंट फीस है, जो भी इनके चार्जेस होंगे, वो डेबिट करने के बाद कंपनी को अमाउंट पे कर देता है 85% प्लस 15%। कुछ अमाउंट वो पहले 85% कंपनी को पे कर देता है फैक्टर, देन आफ्टर दैट कस्टमर से लेने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 15%, उसमें चार्जेस काटने के बाद वो कंपनी को पे कर देता। यहाँ से आप फ्लो चार्ट से देखिए,
लिखा हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कंपनी कस्टमर को सेल करती है गुड्स का क्रेडिट पर। अभी यहाँ जो असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स है, इनवॉइस है, वो कंपनी फैक्टर को दे देती है और फैक्टर 85% ऑफ दिस अमाउंट, लेट अस से समझने के लिए इस अमाउंट का कुछ परसेंटेज कंपनी को पे कर देता है। नाउ फैक्टर, अब फैक्टर कस्टमर से जो अमाउंट है वो रिकवर करता है एंड आफ्टर डिडक्टिंग देयर फीस कंपनी को टोटल अमाउंट पे कर देता है। ये इस पूरा फैक्टरिंग का प्रोसेस होता है। Let us read some explanation. Under factoring arrangement, as soon as the invoice is submitted to the factor will pay say 85% of invoice to the seller. इस फैक्टरिंग अरेंजमेंट के अंदर जैसे ही फैक्टर को इनवॉइस सबमिट की जाती है तो फैक्टर 85% ऑफ अमाउंट इनवॉइस का सेलर को पे कर देता है। इन टर्न द फैक्टर विल कलेक्ट ड्यूज और ड्यू डेट फ्रॉम द कस्टमर और बायर। और अब फैक्टर जो है पर्टिकुलर ड्यू डेट को बायर से वो अमाउंट रिकवर करता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी पेड ऑन द सेलर और रिकवरिंग फ्रॉम द बायर। 85% ऑफ अमाउंट तो पहले ही फैक्टर कंपनी को पे कर चुका है। जो रिमेनिंग 15% है, उस 15% में से जो भी उसकी मैनेजमेंट फीस होती है वो डिडक्ट करने के बाद कस्टमर से लेके वो कंपनी को फैक्टर पे कर देता है। द फैक्टर विल रिकवर फाइनेंस चार्जेस फॉर फंड्स prepaid to seller against the invoice. They also recover service charges for management of receivables. जो फैक्टर है वो सर्विस चार्जेस भी डिडक्ट करता है इस पूरे प्रोसेस के, जो भी मैनेज करता है इन सब चीजों को उसके वो सर्विस चार्जेस डिडक्ट करता है फाइनल पेमेंट पे। द फैक्टर मे नॉट एक्सेप्ट द इनकम्बेंट क्रेडिट रिस्क। अब इसमें क्रेडिट रिस्क भी होता है कि जिस कस्टमर को गुड्स का सेल किया है वो अगर डिफॉल्ट कर जाए तो फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। इसके अंदर भी फैक्टर के दो टाइप होते हैं, विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स, तो हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फैक्टर दो टाइप से काम करते हैं कि वो क्रेडिट रिस्क को बियर करते भी हैं और नहीं भी करते। वो अलग अलग फैक्टर के ऑप्शन होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन, उसका आंसर का जो थ्योरी है, जो वे ऑफ वर्किंग है फैक्टर की, फैक्टरिंग अरेंजमेंट है, वो समझ आई होगी। So let us move to our next question. Under which factoring the factor provides both finance and credit protection? In case of non-payment of invoices by customer, the factor will bear the risk of bad debts and cannot recover the amount from the client or supplier. And the options given are with recourse factoring. Option B is without recourse factoring. Option C is domestic factoring and option D is international factoring. So क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस फैक्टरिंग के अंदर फैक्टर बोथ फाइनेंस और क्रेडिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कि मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किए, यहाँ से देखिए, अगर इस कंपनी ने इस कस्टमर को गुड्स सेल किए और अगर ये कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, पेमेंट नहीं करता है, तो इस फैक्टर की क्या पोजीशन होती है क्रेडिट रिस्क को लेकर, ये क्रेडिट रिस्क को बियर करता है या नहीं करता है। अगर वो क्रेडिट रिस्क को बियर करता है तो उस पर्टिकुलर फैक्टरी को किस नाम से जानते हैं। एंड द आंसर, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। ऐसी फैक्टरिंग जिसके अंदर फैक्टर बोथ फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है और क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उस फैक्टरिंग को हम विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग के नाम से जानते हैं। So let us read some explanation regarding to this question. See, there are two types of factoring services, recourse factoring with recourse and non-recourse factoring without recourse. दो टाइप की फैक्टरिंग सर्विसेज होती हैं, एक विद रिकोर्स एंड सेकंड इज, जिसे हम विद रिकोर्स है उसे रिकोर्स फैक्टरिंग के नाम से जानते हैं एंड जो विदाउट रिकोर्स है उसे नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के नाम से जानते हैं। इन रिकोर्स फैक्टरिंग, in the case of non-payment of invoices by buyers, the factor will recover the amount advanced from client or seller. इन रिकोर्स फैक्टरिंग में, रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, हम फ्लो चार्ट पे दोबारा आते हैं समझने के लिए, 1 सेकेंड। कि इन केस जो कस्टमर है वो पेमेंट को डिफॉल्ट करता है और अगर फैक्टरिंग है वो विद रिकोर्स है, विद रिकोर्स में क्या होगा, फैक्टर यहाँ से
वो रिकवर नहीं करेगा क्योंकि क्रेडिट प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, देन इन केस में कंपनी को फैक्टर को पे करना होगा। विद रिकोर्स में क्या होगा, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो फैक्टर जो है पेमेंट कंपनी से ही रिकवर करेगा। नाउ लेट अस रीड फर्दर। इन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग द फैक्टर प्रोवाइड्स बोथ फाइनेंस एंड क्रेडिट प्रोटेक्शन। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग या विदाउट रिकोर्स में क्या होता है, जो फैक्टर है वो फाइनेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस बाय कस्टमर्स द फैक्टर विल bear द रिस्क ऑफ बैड डेट्स एंड कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम क्लाइंट और सप्लायर। और अगर कस्टमर ने अमाउंट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, अगर वो फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स है, तो फैक्टर क्या है, कस्टमर से ही रिकवर करेगा, कंपनी से वो अमाउंट रिकवर नहीं करेगा। लेट अस मूव टू दिस वन मोर। लेट अस सी, अगर जो फैक्टरिंग है वो विदाउट रिकोर्स है, तो इस केस में क्या होगा, अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया तो फैक्टर यहीं से रिकवर करेगा, वो क्लाइंट या सेलर से रिकवर करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फैक्टरिंग में इन्होंने क्रेडिट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की है कि इन केस कस्टमर डिफॉल्ट किया तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। तो इस केसेस में कंपनीज विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग को ऑप्ट करती है। The factor operates by buying from the seller's company their invoice debts. These are purchased usually with credit control by the factor, who will then be responsible for the credit control collection and sales accounting work. यही जो हमने पढ़ा यही बता रहे हैं कि विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग में क्रेडिट प्रोटेक्शन के साथ साथ कलेक्शन का वर्क फिर फैक्टर पे ही आ जाता है। The management of seller company can thus concentrate on production and sales and need not concern itself with unremunerative work like control and sales accounting matters. अब इस फैक्टरिंग का क्या बेनिफिट होता है कंपनी को, कि वो पेमेंट उसे रिसीव हो जाती है फैक्टर की तरफ से इनवॉइसेस प्रोवाइड करने के बाद, तो वो अपने फर्दर प्रोडक्शन पे फोकस कर सकती है, इंस्टेड कि वो रिकवरी पे ध्यान दे या फिर सेल्स पे ध्यान दे। उस सेल्स का जो पूरा जिम्मा होता है वो फैक्टर के ऊपर आ जाता है, फैक्टर उस चीज की पूरी जिम्मेवारी लेके वो सब काम करता है। फैक्टरिंग कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सेलर्स एंड बायर्स आर इन सेम कंट्री और इन द डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल फैक्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग। फर्दर फैक्टरिंग को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज डोमेस्टिक एंड सेकंड इज इंटरनेशनल। अगर फैक्टरिंग सर्विस सेम कंट्री में हो रही है तो उसे हम डोमेस्टिक फैक्टरिंग कहते हैं, अगर वो डिफरेंट कंट्रीज में हो रही है तो इंटरनेशनल फैक्टरिंग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टर्म है कि इंटरनेशनल फैक्टरिंग को क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल फैक्टरिंग को क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। आपका फैक्टरिंग का विद रिपोर्ट्स और विदाउट रिपोर्ट्स और फैक्टरिंग का अरेंजमेंट, इसके बारे में कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, आई ट्राई टू कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कॉलेज के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो JIIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the priority sector lending target under micro enterprises for small finance bank? Finance bank के लिए priority sector lendings क्या है under micro enterprises? So the options given are 7.5% of ANBC or CEOBE, 8.5%, 9.5% और 10.5%. Friends, ये दो टर्म इंपॉर्टेंट हैं, ANBC एंड CEOBE। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म पता है तो प्लीज कमेंट डाउन इनकी फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस रीड सम explanation regarding to this question, and the correct answer to this question is 7.5% of ANBC and CEOBE. Here you can see the priority sector lending targets and sub targets are to be computed based on adjusted net bank credit ANBC and credit equivalent of off balance sheet exposure CEO
बीई। तो प्रायोरिटी सेक्टर के लैंडिंग टारगेट हैं, जो सब टारगेट हैं, वो किसके हिसाब से कंप्यूट किए जाते हैं? फर्स्ट इज एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एंड सेकंड इज सीईओबीई, क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। सो क्वेश्चन में पूछा गया था कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या टारगेट है? तो यहाँ हम देख सकते हैं 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई। फ्रेंड्स, पूरा जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले आप इस टेबल को जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वेदर फॉर केस स्टडीज या फिर आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। सो बिफोर गोइंग टू एग्जाम इस पर्टिकुलर टेबल को जरूर देख के जाइएगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। For small enterprises, the investment in plant and machinery or equipment does not exceed rupees dash crore and turnover does not exist rupees dash crore. So options given are 10 crore, 50 crore, 15 crore, 25 crore, 35 crore, 45 crore, and 55 crore and 65 crore. So the correct answer for this question is 10 crore and 15 crore. For small enterprises, investment in plant and machinery or equipment does not exceed rupees 10 crore and turnover does not exceed rupees 50 crore. So क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में वो 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ऊपर एक्सीड नहीं होनी चाहिए अगर वो एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज है। So let us read some explanation regarding to this question. The new definition of MSMEs will make it easier for small businessmen to expand and flourish. जो नई डेफिनेशन आई है MSME की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, वो क्या है? उसने क्या किया है? स्मॉल जो बिजनेसेस है उसके लिए इजी कर दिया है रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके कारण MSMEs एक्सपैंड कर रही है एंड फ्लरिश कर रही है। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो कितनी 10 करोड़ है और टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को भी एग्जाम में जाने से पहले आप अच्छे से रीड करके जाइएगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1972, the committee which recommended commencing of BC business was. What question is asking कि 1972 में वो किस कमेटी ने BC बिजनेस को रेकमेंड किया था, BC बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेकमेंड किया था? सो द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चंस आर मल्होत्रा कमेटी, सेकंड इज हट कमेटी, थर्ड इज कोयपुरिया कमेटी एंड फोर्थ इज भटनागर कमेटी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option B, Pyq committee. So let us read some explanation regarding to this question. It was the Pyq committee on development of small and medium entrepreneurs in the year 1972 which recommended the creation of venture capital in India. ये Pyq कमेटी थी जो कमेटी बनी थी डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को ईयर 1972 में, जिसने रेकमेंड किया था वेंचर कैपिटल के क्रिएशन को। The committee urged the need for providing such capital to help new entrepreneurs and technologists in setting up their industries. कंपनी ने नीड शो की थी कि नए एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोलॉजिस्ट को कैपिटल की जरूरत है अगर उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज और अपना नया जो वर्क है वो स्टार्ट करना है, तो उन्हें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण उन्होंने वेंचर कैपिटल को रिकमेंड किया था। वेंचर कैपिटल इज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मेड टू स्टार्टअप कंपनीज एट अर्ली स्टेज। वेंचर कैपिटल क्या है? एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है जो कि कंपनीज को स्टार्ट करने के लिए अर्ली स्टेज में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कंपनीज को उसके लिए यूज किया जाता है। वेंचर कैपिटल फंड्स आर द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इन्वेस्टर्स हु सीक प्राइवेट इक्विटी स्टेक्स इन स्मॉल टू मीडियम बिजनेस व्हिच हैव पोटेंशियल टू ग्रो। नाउ वेंचर कैपिटल फंड्स जो है वो कौन इन्वेस्ट करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, ये देखते हैं। जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं वो एक इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्मॉल और मीडियम बिजनेस को के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए
रेडी होते हैं और उसके अंदर प्राइवेट इक्विटी स्टेक्स को देखते हैं और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। These investments are generally high risk return opportunities. The venture involves risk in the expectation of sizable gain. अब जनरली इन इन्वेस्टमेंट्स में हाई रिस्क होती हैं और हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो साइजेबल गेन, जो उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने पे उन्हें अच्छा खासा गेन हो पाए। The people who invest this money became the financial partners and are called venture capitalists. अब जो भी लोग, जो भी कंपनी, जो भी इंडिविजुअल इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें उस कंपनी का फाइनेंशियल पार्टनर बना लिया जाता है और उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। वेंचर कैपिटल इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर फंडिंग कैपिटल फॉर कंपनीज विच आर स्टार्टअप्स विद लिटिल और नो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। वेंचर कैपिटल क्या है? एक सुटेबल ऑप्शन है फंडिंग का कंपनीज के लिए जो अभी नई कंपनी स्टार्टअप हुई है और जिनका प्रीवियस कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वेंचर कैपिटल को किसने रेकमेंड किया। बट कमेटी ने रेकमेंड किया। वेंचर कैपिटल की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी एंड वेंचर कैपिटल में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है, ये भी समझ आया होगा। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not the type of early stage financing models? But question is asking कि अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग मॉडल्स के जो टाइप्स हैं इन चारों में से कौन से नहीं है। फर्स्ट इज सीड कैपिटल स्टेज, सेकंड इज स्टार्टअप स्टेज, थर्ड इज सेकंड राउंड फाइनेंसिंग एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। So the correct answer for this question is all of the above are type of early stage financing models. Seed capital stage भी, startup stage and second round financing, ये तीनों early stage financing models के type हैं. So let us read some explanation related to this question. First is seed capital stage. This is the primary stage associated with the research and development. The risk perception of investment and this stage is quite high and only a few venture capital funds invest in the seed capital stage of product development. सीड कैपिटल स्टेज क्या होती है? आप नाम से समझिए, सीड, जब एक सीड बोया जाता है तो इनिशियल स्टेज पे बोया जाता है ताकि उसी से एक पौधा हो गया और आने वाले टाइम में वो एक अच्छा हरा भरा पेड़ बन सके। सिमिलरली कंपनी से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये एक प्राइमरी स्टेज होती है जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा होता है और जो रिस्क होता है इस स्टेज में वो काफी हाई होता है और कुछ ही वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो इस इनिशियल स्टेज में, प्रोडक्ट के इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। सच फाइनेंसिंग इज provided to the innovator in the form of low interest bearing personal loan। और जो इस स्टेज में फाइनेंस किया जाता है उसे एक लो इंटरेस्ट बेयरिंग पर्सनल लोन के टाइप में कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है। बट सेकंड स्टेज इज स्टार्टअप स्टेज। वेंचर कैपिटल फाइनेंस इज मेड अवेलेबल एट द स्टार्टअप स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव बीन सिलेक्टेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। जो सेकंड स्टेज है स्टार्टअप स्टेज में, उसमें वेंचर कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड उन्हें किया जाता है और प्रोडक्ट्स को कंपनीज को किया जाता है जो सिलेक्ट किए जाते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। इफ नेसेसरी द वेंचर कैपिटल फंड लैंड मैनेजरियल स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड कंपिटेंस एंड सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन टू अचीव सक्सेसफुल ऑपरेशन। एंड इन केस अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ मैनेजर स्किल्स का लैक है, एक्सपीरियंस का लैक है, कंपिटेंस का लैक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट ये सब भी हेल्प उन कंपनीज की करते हैं एज वो उनको मैनेजर स्किल्स लैंड कर देते हैं, एक्सपीरियंस लैंड करते हैं एंड सुपरवाइज करते हैं पूरे इस प्रोजेक्ट को ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टअप फाइनेंसिंग एंड एज वी ऑल नो कि स्टार्टअप फाइनेंसिंग में हाई डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। सो थर्ड टाइप ऑफ दिस अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग मॉडल्स आर सेकंड राउंड फाइनेंसिंग। सेकंड राउंड फाइनेंसिंग क्या होती है देखते हैं। After the product has been launched in the market, further funds are needed because the business has not yet become profitable and hence new investors are difficult to attract. अब जब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया जा चुका है तो कंपनी को और फंड्स की जरूरत पड़ती है बिजनेस को प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बनाने के लिए एंड इस स्टेज पर नए इन्वेस्टर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है। वेंचर कैपिटल फंड्स प्रोवाइड फाइनेंस एट सच स्टेज which is comparatively less risky than the first two stages. At this stage, finance is provided in the form of debt also,
ऑन विच दे कैन अर्न अ रेगुलर इनकम। अब ये जो सेकंड राउंड फाइनेंसिंग है, इस स्टेज में कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है और ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। इस स्टेज में जो भी रिस्क होता है वो पहले 2 स्टेजेस के रिस्क से कम होता है। तो यू कैन सी इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, इसमें थोड़ा कम है, एंड इसमें से भी कम रिस्क है। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क का लेवल ऐसे रहता है। आई होप आपको अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग मॉडल्स के टाइप समझ आए होंगे, सीड कैपिटल स्टेज, स्टार्टअप स्टेज एंड सेकंड राउंड फाइनेंसिंग स्टेज। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following about money supply measure adopted in 1977 is correct? मनी सप्लाई के लिए जो मॉडल अडॉप्ट किया गया था 1977 में, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो कौन सा करेक्ट है? लेट अस सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज M2 is equal to M1 plus demand deposit with post office. Option B is M3 is equals to M1 plus term deposit with banks. Option C is M4 is equal to M3 plus total deposits with both offices. And option D is all of the above. So the correct answer for this question is all of the above. Let us read some explanation regarding this question. Money supply refers to the stock of money available in the economy at a given point of time. Money supply से हम क्या समझते हैं कि स्टॉक ऑफ मनी जो भी इकोनॉमी में है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं। मनी सप्लाई डेटा आर रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ए फोर्टनाइटली बेसिस। मनी सप्लाई का जो भी डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाता है एंड पब्लिश किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन ए फोर्टनाइटली बेसिस। 15 दिन के गैप पर इस डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सेल शीट गिविंग स्टेटमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड ऑल्सो कंपेरेटिव फिगर्स ऑफ प्रीवियस पीरियड। ये एक एक्सेल शीट के फॉर्म में पब्लिश किया जाता है और प्रीवियस फिगर्स भी इसमें दिए गए होते हैं कंपेयर करने के लिए। मनी सप्लाई अफेक्ट्स प्राइस लेवल्स, एक्सचेंज रेट्स एंड बिजनेस साइकिल्स इन द इकोनॉमी। इट में ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या है, प्राइस लेवल इफेक्ट होते हैं, इससे एक्सचेंज रेट अफेक्ट होते हैं, बिजनेस की साइकिल्स अफेक्ट होती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे जीडीपी की ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। सो मनी सप्लाई के कुछ फॉर्मूलाज हैं। द 4 मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई विच आर यूज्ड इन इंडिया, जो इंडिया में यूज किए जाते हैं वो ये है। फर्स्ट इज नैरो मनी। M1 को हम नैरो मनी के नाम से जानते हैं। M1 क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। सेकंड, एंड अदर डिपॉजिट विद द RBI। M1 का फॉर्मूला जो नैरो मनी होता है इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। नैरो मनी होता है करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंकिंग सिस्टम के साथ है, एंड प्लस जो अदर डिपॉजिट है RBI के साथ, इसे हम M1 के नाम से जानते हैं। सेकंड इज M2 क्या है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। M2 क्या है, M2 का फॉर्मूला है M1 जो हमने पढ़ा उसी के अंदर सेविंग डिपॉजिट जो है पोस्ट ऑफिस का, वो अगर हम ऐड कर दें तो वो M2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज M3। M3 को हम ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं। ब्रॉड मनी क्या होती है, M1 नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। जो भी टर्म डिपॉजिट होते हैं, टाइम डिपॉजिट होते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम के प्लस उसमें अगर हम नैरो मनी को ऐड कर दें उसे ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला इज M4 इज इक्वल टू M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जिसमें से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को हटा दिया जाता है। जो M4 है उसका फॉर्मूला क्या है कि ब्रॉड मनी के अंदर जब डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस के साथ है एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसे हम M4 के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा मनी सप्लाई की डेफिनेशन, मनी सप्लाई क्या क्या इफेक्ट करती है। M1 जो कि नैरो मनी है उसका फॉर्मूला, एंड M3 ब्रॉड मनी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या है ये याद रख के जाइएगा, एग्जाम से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस टॉपिक को अच्छे से समझ के जाइएगा, याद करके जाइएगा। So let us move to our next question. Is 24% of their asset in commercial retail such as shopping malls and freestanding retail stores? What question is asking कि ऐसा कौन सा रेट है जिसे अपना 24% जो है एसेट कमर्शियल रिटेल में इन्वेस्ट करना होता है
कमर्शियल रिटेल जैसे कि शॉपिंग मॉल्स या फ्री स्टैंडिंग रिटेल स्टोर्स. सो ऑप्शंस आर गिवन. रिटेल राइट्स, ऑप्शन बी इज रेसिडेंशियल राइट्स, ऑप्शन सी इज हेल्थ केयर राइट्स, option D is office rights, and option E is mortgage rights. So the correct answer for this question is retail rights. So let us read some explanation regarding to this question. Retail rights. These rights are required to invest at least 24% of their asset into commercial retail such as shopping malls and freestanding retail stores. हमने क्वेश्चन में पढ़ा वही इसमें बताया गया है कि रिटेल रेट्स को एटलीस्ट 24% जो है वो इन्वेस्ट करना होता है कमर्शियल रिटेल में. कमर्शियल रिटेल लाइक शॉपिंग मॉल्स एंड फ्री स्टैंडिंग रिटेल स्टोर्स. सेकेंड टाइप ऑफ रेट इज रेसिडेंशियल रेट. These are real estate investment trusts that own and operate manufactured housing as well as rental apartment buildings and gated communities. Considering the never-ending demand for the residential property in India, this is one of the most promising area of growth. जो रेसिडेंशियल रीट्स है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एरिया है ग्रोथ का. अंडर दिस क्या होता है, इस रीट्स के अंदर क्या होता है, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं जो हाउसिंग में इन्वेस्ट करते हैं, रेंटल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में और गेटेड कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट टाइप इज हेल्थ केयर रीट्स. These trusts primarily invest in and operate healthcare focused real estate such as hospitals, nursing facilities, retirement homes and medical centers. आप नाम से ही समझ सकते हैं हेल्थ केयर रीट्स में जो ऐसे रीट्स जो प्राइमरली कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करते हैं लाइक हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग फैसिलिटीज में, रिटायरमेंट होम्स में और मेडिकल सेंटर्स में. हेल्थ केयर रीट्स कौन से होते हैं, जो हेल्थ केयर फोकस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज ऑफिस रेट्स. ये भी आप नाम से समझ सकते हैं. These primarily invest in and operate office spaces. Their main source of income for this type of REIT is thus rental received from tenants under long-term lease agreements. Our next type of REIT is mortgage REIT. Here you can see mortgage REIT. You can see in the case of these REITs, an estimated 10% of investment are made into mortgages instead of physical real estate. इस रेट में क्या होता है मॉर्गेज रियल एस्टेट में, इस 10% की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मॉर्गेजेस में इन्वेस्ट की जाती हैं, इंस्टेड जो फिजिकल रियल एस्टेट है उनके बजाय 10% इनका जो एसेट एलोकेशन होता है वो मॉर्गेजेस. आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ रीट समझ आए होंगे. डिटेल रीट्स, रेसिडेंशियल रीट्स, हेल्थ केयर रीट्स, ऑफिस रीट्स एंड मॉर्गेज रीट्स. इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करके जाइएगा. इस पूरे लेक्चर में जो भी आपको बताया जा रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा. और अगर आपको ये सब टॉपिक समझ आ रहे हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और अपने कॉलेज के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. लेट अस मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व के पीछे जो डिमांड का कर्व बनता है उसके पीछे जो फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं. ऑप्शंस गिवन आर एवरेज इनकम, सेकंड इज साइज ऑफ द मार्केट, थर्ड इज रिलेटेड गुड्स, fourth are special influences, and fifth is all of the above. So the correct answer to this question is all of the above. ये सब जो है वो forces हैं demand curve के पीछे. So let us read some explanation related to this question. The average income of consumer is a key determinant of demand. Demand के लिए जो average income है consumers की वो एक key determinant है. As people income rises, individual tend to buy more of almost everything, even the prices do not change. अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो इंडिविजुअल क्या होते हैं, टेंड टू बाय मोर, ज्यादा चीजें सब कुछ ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं. इवन अगर चीजों का प्राइसेस चेंज हो या ना हो, इट डजंट मैटर. अगर लोगों की इनकम राइज होती है वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं. ऑटोमोबाइल परचेजेस टेंड टू राइज शार्पली विद द हायर लेवल ऑफ इनकम. अगर लोगों की इनकम जो है वो बढ़ती है तो ऑटोमोबाइल जो परचेजेस हैं वो ज्यादा शार्पली बढ़ते हैं comparable to other things. First is this average income affect the demand curve. Second option is the size of market. Size of market भी demand curve को affect करती है. ये कोर्स है demand curve के लिए. Let us read. The size of market measured say by population clearly affects the market demand. तो size of market है population के बेस पे देखा जाए तो वो market demand को affect करती है.
The demand for apples in Mumbai market is higher than the demand of date in Bhubaneswar market, as the population in Mumbai is larger than the Bhubaneswar. यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि जो डिमांड है एप्पल्स की मुंबई मार्केट में वो भुवनेश्वर मार्केट से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मुंबई में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो साइज ऑफ मार्केट भी डिमांड कम के पीछे एक फोर्स की तरह एक्ट करता है। थर्ड ऑप्शन इज द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यहाँ रिलेटेड गुड क्या होता है? ऐसा गुड जो एक पर्टिकुलर गुड को सब्सटीट्यूट कर दे। जो चीज हमें चाहिए अगर वो चीज हम नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसे मिलती जुलती कोई चीज हम उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं और उसे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट अस सी a particularly important connection exists among substitute goods. What's that type to perform the same function, such as apples and oatmeal, pens and pencils, small cars and large cars, or oil and natural gas? ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि अगर एप्पल्स महंगे हो जाएंगे तो हम ओट मिल पे शिफ्ट करेंगे। पेन्स और पेंसिल का भी सेम है, स्मॉल कार्स एंड लार्ज कार का सेम है, एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस का सेम रिलेशन। सो डिमांड फॉर गुड ए टेंड्स टू बी लो इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बी इज लो। अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ए और एक प्रोडक्ट है बी और प्रोडक्ट बी ए को सब्स्टिट्यूट कर सकता है तो ए की डिमांड भी नीचे चली जाएगी अगर जो बी का जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस नीचे जाएगा। अगर इसका प्राइस नीचे होगा और वो ए को सब्स्टिट्यूट कर सकता है तो लोग बी की तरफ ही जाएंगे, और बी की अगर बी का प्राइस लो है तो जो लोग हैं वो बी को खरीदना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ये भी एक डिमांड जो कर्व है उसके पीछे फोर्स रहता है। In addition to these objective elements, there is a set of subjective elements called taste और preferences. इनके अलावा भी जो एक और ऑप्शन है वो है टेस्ट और प्रेफरेंसेस का। टेस्ट रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। They may reflect genuine psychological or physiological needs, and they may include artificially conceived cravings. They may also contain in a large element of tradition or religion. Eating beef is popular in America but taboo in India, while curried jellyfish is delicacy in Japan but would make many Americans gag. So अलग अलग एरियाज में अलग अलग ट्रेडिशंस के हिसाब से कुछ ट्रेडिशन में जिस चीज को टैबू माना जाता है अदर ट्रेडिशन में उन्हीं प्रोडक्ट को पूजा जाता है। सो ट्रेडिशंस के हिसाब से भी डिमांड जो कर्व है वो चेंज होता है, उनमें शिफ्टिंग आती है, तो ये भी एक फोर्स है उसके पीछे। And the last option are special influences. Finally, special influences will affect the demand for particular goods. The demand for umbrella is high in rainy Mumbai but low in sunny Delhi. The demand for air conditioner will rise in hot weather. इसी प्रकार से देखिए स्पेशल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं स्पेशल केसेस में कि जो अम्ब्रेला की डिमांड है रेनी सीजन में मुंबई में वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिल्ली, या फिर एयर कंडीशन की डिमांड है जो कि हॉट वेदर एरियाज में वो ज्यादा होगी कंपेरेबल टू ऐसे एरिया से जहाँ पे टेम्परेचर कम। इन एडिशन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन पर्टिकुलरली प्राइसेस में हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द डिमांड। तो इसके अलावा भी क्या है जो फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके एक्सपेक्टेशंस रहती हैं वो भी डिमांड को चेंज करने के पीछे एक फोर्स रहती है। सो दीज ऑल फोर्सेस, हमने सभी फोर्सेस को समझा कि एवरेज इनकम कैसे इफेक्ट करती है, साइज ऑफ मार्केट कैसे इफेक्ट करता है, रिलेटेड गुड्स कैसे इफेक्ट करता है, साइज ऑफ इन्फ्लुएंसेस कैसे इफेक्ट करते हैं, और एट दी एंड जो फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो कैसे इफेक्ट करती है डिमांड कर्व को। ये सभी हमने फोर्सेस अच्छे से पढ़ी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब इस लेक्चर का जो मेन मोटिव रहा है वो ओनली एमसीक्यूज नहीं रहे हैं, उस पर्टिकुलर एमसीक्यू के इर्द जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको समझाने का इस वीडियो लेक्चर का मोटिव है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक जरूर करें और अपने कॉलेज के साथ इसे शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पूरे लेक्चर में अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है कि हम इसे और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू गाइस, we will meet in the next video another set of 10 questions.